वक्फ बिल में ऐसा क्या है, क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। तमाम जो सरकारी जमीनें हैं, सरकार उनको तो वापस ला नहीं पा रही। जो इस देश का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, गलवान में चीन ने जिस चीज को कब्जा कर रखा है, चाइना ने जो अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन को कब्जा कर रखा है, सरकार उनको तो वापस ला नहीं पा रही है। शिक्षा के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर मुद्दे पर सरकार चर्चा कर नहीं पा रही है। तो सरकार ऐसा क्या करे जिससे देश में हिंदू मुसलमान क्रिएट हो और जिससे सरकार बिहार का जो चुनाव है वो जीत जाए, या फिर जो बड़े बड़े मकान, जो उद्योगपतियों के जो बड़े बड़े घर और बंगले जो वक्त की जमीन पर बने हुए हैं, उनको सरकार कैसे बचाए? में भूचाल आ गया, नीतीश कुमार की जो पार्टी है टूटकर इधर उधर बिखरने लगी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जहां नीतीश कुमार चुनाव के बाद खत्म होने थे, वहां चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया है। एक और मुसलमानों का वोट लेकर बिहार की कुर्सी पर विराजमान होने वाले नीतीश कुमार की अब राजनीतिक करियर का अंत हो चुका है, क्योंकि बिहार के तमाम नौजवान, बिहार के तमाम युवा, बिहार की महिलाएं और बिहार की बहनें इस बात को समझ चुकी हैं कि नीतीश किसी के नहीं हो सकते। नीतीश सिर्फ कुर्सी से प्यार करते हैं और नीतीश कुमार की अब पूरे बिहार को कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि जिस कुर्सी के चलते नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, बिहार के लोग जो कि स्वाभिमानी लोग होते हैं, वही नीतीश कुमार बिहारी होने के बाद तमाम बिहारियों का नाम डुबाने का काम किया। कभी प्रधानमंत्री के पैर छूते हुए, कभी कुर्सी के चलते उनकी पार्टी में साथ मिलते हुए नजर आते हैं। और बड़ी बात तो ये कि जिन मुसलमानों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उनको वोट देने का काम किया, और जिन मुसलमानों की टोपी पहनकर चलने का काम नीतीश कुमार करते थे, अब बिहार से उन्हीं मुसलमानों ने नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कर दिया है। और सिर्फ मुसलमान नहीं, जितनी भी जाति, धर्म और मजहब और कास्ट के लोग हैं, सबने नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कर दिया है। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि कई नेताओं ने नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ा भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी का अंत नजदीक है। जहां नीतीश कुमार सोच रहे थे कि इस बार फिर भाजपा की गोद में बैठकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे, वहां स्वयं नीतीश कुमार भी इस चुनाव को नहीं जीत पाएंगे। और जो हाल नीतीश कुमार का हुआ है, वही हाल अब की बार भाजपा का भी होगा, और वही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी होगा। चंद्रबाबू नायडू भी कोई दूध के धुले नहीं है। चंद्रबाबू नायडू भी मुसलमानों के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आए, और जैसी सत्ता में आए वैसी भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। और तो जो हाल नीतीश कुमार का है, वही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी होना है। वक्फ बिल में ऐसा क्या है, क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। तमाम जो सरकारी जमीनें हैं, सरकार उनको तो वापस ला नहीं पा रही। जो इस देश का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, गलवान में चीन ने जिस चीज को कब्जा कर रखा है, चाइना ने जो अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन को कब्जा कर रखा है, सरकार उनको तो वापस ला नहीं पा रही है। शिक्षा के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर मुद्दे पर सरकार चर्चा कर नहीं पा रही है। तो सरकार ऐसा क्या करे जिससे देश में हिंदू मुसलमान क्रिएट हो और जिससे सरकार बिहार का जो चुनाव है वो जीत जाए, या फिर जो बड़े बड़े मकान, जो उद्योगपतियों के जो बड़े बड़े घर और बंगले जो वक्त की जमीन पर बने हुए हैं, उनको सरकार कैसे बचाए? तो सरकार ने बचाने का एक बढ़िया एजेंडा ढूंढा। सरकार एक वक्फ का बिल लेकर आई, जिसमें सरकार ने ये दिखाया जनता को, गोदी मीडिया ने ये प्रदर्शित किया कि भैया मुसलमानों से उनकी जमीन को छीना जाएगा, मुसलमानों की जो जमीन है, जो अतिक्रमण है, जो मुसलमानों के पास पेपर नहीं है, उसको लिया जाएगा, जिससे एक बार फिर हिंदू मुसलमान क्रिएट हुआ। देश के गोदी मीडिया ने जो है अपना प्रचार प्रसार शुरू किया, वापस से ऐसे लोगों को बुलाया गया जो देश में नफरत फैलाएं। मैं आपको बता दूं, वक्त का एजेंडा सिर्फ जो अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, उसको ढकने का था, बिहार चुनाव जीतने का था, और नीतीश कुमार की राजनीति को ठप कर देना था। अभी मैं आपको बता दूं, बिहार में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। ईवीएम से चुनाव होगा तो बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी की जीत के साथ साथ ये मैं आपको पहले बता दूं कि नीतीश कुमार का अब की बार बिहार से सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन आम आदमी का, आम मुसलमान का वक्फ बिल से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है उनका। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आम मुसलमान की जो आप बात कर रहे हैं, एक बात मुझे बताइए, चाहे मुसलमान आम हो, चाहे खास हो, चाहे फिर बहुत पैसे वाला हो, जो वक्त की जो जमीन होती है, जिसमें आप ये कह लीजिए जिस तरीके से अभी नमाज पर पाबंदी लगाई गई, तो जो वक्त की जो जमीन थी, जो ईदगाह था, मुसलमानों ने वहां पर नमाज पढ़ी। नमाज तो सारे मुसलमान पढ़ता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सब पढ़ते हैं ना। तो उन्होंने कहां जाके पढ़ी? वक्त की जमीन पर, क्योंकि सरकार ने तो छत पर तक पढ़ने को मना कर दिया था। दूसरी बात ये
कि सरकार सिर्फ लोगों का घर छीनने का काम कर रही है। सरकार लोगों की जमीनों पर कब्जा कर करके उनको उद्योगपति और कॉर्पोरेटरों के हवाले कर रही है। किसान की जमीन को उद्योगपति कम दाम में खरीद रहा है, किसान का शोषण कर रहा है। किसान की जमीन पर भी पहले खतरा था, और पहले जब बिल किसानों का आया तब भी आपने देखा कि सरकार फायदे गिना रही थी। ठीक उसी तरीके से अब सरकार ने कुछ मुसलमान नेताओं को पकड़ लिया और उनसे बिल के फायदे गिनवा रहे हैं, और वो लोग बिल के फायदे गिना रहे हैं जिन्हों के बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनसे आप ये पूछो कि आप वक्फ के बारे में जानते हैं क्या? उनको पता नहीं है। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, स्टेट अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कहा है कि जो ऊपर पौधे पे बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड में, जांच करवा लीजिए, सारे करप्ट लोग हैं, वही लोग हड़प के बैठे हुए हैं। नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए, जो लोग हड़प के बैठे हैं, भाई आपको ये करना चाहिए था कि वक्फ की जमीन पे जो लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है उनको वापस दिलाना चाहिए, और जिन लोगों ने गलत आप कह रहे हैं कि वो हड़प के बैठे हैं तो उन जमीनों को जनता के पब्लिक को वापस दिलाना चाहिए। लेकिन सरकार अपने अंडर कर ले जिन प्रॉपर्टियों के अगर पेपर्स नहीं है, वो कहां तक लीगल है मुझे ये बता दीजिए। देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका घर भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। क्या उनका घर अब सरकार उनके घर पे बुलडोजर चलाएगी? सरकार उनका घर गिराएगी? क्या करेगी? वक्फ बोर्ड ने क्या कहा था कि हमने उसको अनाथ आश्रम बनाने के लिए दिया था, कहा था। वही वक्फ बोर्ड जो बेघर मुसलमान है उसको घर बनाने के लिए नहीं दे रहा जमीन। भाई मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, सरकार वक्फ की जमीन को मुसलमानों के अंडर करके उनको पैसा देकर वहां अनाथ आश्रम बनवाए, स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, अस्पताल बनवाए, क्यों नहीं कर रही? वही तो कर रही है, बदली। भाई मैं आपसे आपसे ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की इतनी लैंड खाली पड़ी है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, चल के आप मेरे साथ देखिए। सरकार की इतनी खाली जमीन है जिन पर अतिक्रमण हुआ पड़ा है और उन पर सरकार नहीं देख रही। वहां भी कॉलेज, स्कूल और अस्पताल बनवा सकती है। दूसरी बात ये कि जिस जमीन पर अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने कब्जा करा है, चाइना से खाली करवा के वहां पर भी स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनवाए जा सकते हैं। तो फिर वक्फ की जमीन ही क्यों? और आज अगर वक्फ की जमीन की बारी है तो कल मंदिर पर भी ये लोग अपना कब्जा जमाएंगे, गुरुद्वारे और चर्च पर भी अपना कब्जा जमाएंगे। फिर आप क्या कहेंगे मुझे ये बताइए। मुसलमान सड़कों पे नहीं आ रहा है, आम जो मुसलमान है सड़कों पे नहीं, कहां से आएगा? लेकिन विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। जहां का मुसलमान सड़क पर आया, यूपी का मुसलमान, 25 लोगों को नोटिस थमा दिया गया। आर्टिकल 19 हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां लोकतांत्रिक देश में लोगों को प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने की पूर्णतः आजादी है। लेकिन जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, विरोध और प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार की कूटनीतियों के द्वारा, सरकार के शोषण के द्वारा उनको नोटिस थमा दिए जाते हैं या उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो गुंडे और बदमाश हैं जिनको आप उठा के जेल में बंद कर रहे हो? आपके जो बलात्कारी लोग हैं उनको तो पैरोल मिल जाती है, उन पे आप चर्चा नहीं करते। और आप एक और देख लीजिए, राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, आसाराम को पैरोल मिल जाती है, तमाम लोगों को बेल मिल जाती है। लेकिन उमर खालिद जैसे स्कॉलर, पढ़े लिखे लोग आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। बताइए ना आप मुझे, उन पे आप क्या कहेंगे? उन पर लोगों पे जवाब भी नहीं है। इस बिल में ऐसा क्या है जिसका मुसलमान विरोध करे? भाई मुसलमान ये कह रहा है कि भाई आपका क्या राइट बनता है कि आप हमारी जमीन को आप अपने अंडर ले। सीधी बात ये है, वो जमीन जो उनके बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने उनको गिफ्ट करी, डोनेट करी, आपका उस पर क्या राइट है? वो उस जमीन को हड़प के बैठे हैं, वो उस जमीन को किसी को दें या ना दें, आपका उससे क्या मतलब है मुझे ये बताइए। सरकार, सुन लीजिए, सरकार तमाम नीतियां लेके आती है, तमाम बिल लेके आती है, जिसका फायदा जनता तक नहीं पहुंचता। तो क्या कभी किसी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी प्रधानमंत्री से ली है? बताइए आप मुझे। सरकार ने कहा कि 15 लाख देगी, 2 करोड़ रोजगार देगी, जनता को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो क्या कभी किसी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी उनसे लेने की बात कही है? प्रधानमंत्री भी तो अपने वादे पूरे नहीं करते, और प्रधानमंत्रियों ने भी तो अपने नेताओं का और अपने उद्योगपति साथियों का घर भरने का काम किया है। एक और जहां प्रधानमंत्री कहते हैं, सरकार कहती है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं को फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा कौन सा हिंदू है जिसके बच्चे को उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस बनाने का काम किया है? सिर्फ हिंदुओं के नाम पे सरकार बना के सारा पैसा ठस के बैठ गए। आज नेताओं की जांच कर लो आप, जिसने ये कही है ना आपसे कि ऊपर तबके पर जितने बैठे हैं सब घूसखोर हैं, सबके सबने हड़प के बैठे हुए हैं, तो जितने बीजेपी में बड़े बड़े नेता बैठे हैं, इनकी प्रॉपर्टी, संपत्ति की जांच करवा दो, इनके घर सीबीआई और ईडी की जांच करवा दो। आपको समझ में आ जाएगा कि वक्त की जमीन का भी इतना पैसा नहीं है जितने पैसे पर ये लोग बैठे हुए हैं। जनता का खून चूसकर, जनता की अतड़ियां और कच्चे तक बिकवाकर ये लोग सारा पैसा हड़प कर गए, देश को आज गुलाम बनाने की स्थिति पे ला दिया। रेलवे, एयर इंडिया, बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी कंपनियों का निजीकरण कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया इन्होंने, और आप कहते हैं कि ये लोग जनता को उनका हक दिलाएंगे। ये सबसे बड़े चोर, डकैत और घूसखोर हैं, इनसे बड़ा कोई घूसखोर नहीं है इस देश में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।